हाँ वालेकुम। जी, चलो ठीक अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वालेकुम डॉक्टर सलाम। कुरैन है। मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही हूँ, मुझे इजाज़त है? जी, जी। अच्छा, मुझे आप नाम बताएँगी अपना? जी, मेरा नाम सोनिया है। शादी को कितना अर्सा हुआ है सोनिया आपकी? अब 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए हैं, ठीक है। और उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र है 32 साल। अच्छा, और जो है आपकी अ, ये पढ़ी-लिखी कितना हैं आप? मैंने मैट्रिक किया हुआ है। तो कोई काम करती हैं, जॉब वगैरह करती हैं या हाउसवाइफ हैं? नहीं, मैं हाउसवाइफ हूँ, घर पे ही रहती हूँ। चलिए ठीक है। मुझे ये बताएँ कि ये बच्चा जो हुआ है आपको अभी, ये पहला बच्चा है कि कोई और बच्चे भी हुए हैं पहले? नहीं, ये मेरी पहली प्रेगनेंसी है। लाइक कोई बच्चा ज़ाया मरा तो नहीं है कभी? नहीं। अच्छा, ठीक है। ये बच्चा जो है आपको मीन्स के कोई ट्रीटमेंट से हुआ है या खुद ब खुद हुआ है? जैसे कि आपकी शादी को 5 साल हो चुके हैं। नहीं डॉक्टर साहबा, कोई वैसे दवाई तो नहीं ली, वैसे ही दम दरूद ही कराए हैं। अच्छा, ठीक है। कहीं ये आपको पीरियड्स की लास्ट डेट याद है? हाँ जी। बता दें। 27 सितंबर। ठीक है। और जो है ना, आपने पेशाब का टेस्ट किया था या तो फिर आपने अल्ट्रासाउंड करवाया था प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए, या तो फिर कोई ब्लड का टेस्ट करवाया था? घर में पेशाब टेस्ट कर लिया था, खुद ही कर लिया था। अच्छा, कोई पहले हफ्तों में जो है 2-4 महीनों में शुरू का अल्ट्रासाउंड हुआ था आपका? हाँ जी डॉक्टर साहबा, हुआ था एक अल्ट्रासाउंड। अच्छा, उसमें बताया था कि एक प्रेगनेंसी है कि 2 प्रेगनेंसीज हैं, ऐसा कुछ बताया था कि 2 बच्चे हैं, 2 या 1 बच्चा है? एक ही बच्चा है डॉक्टर साहबा। चलो ठीक है। ओके, ओके। और अभी जो है आपको, अभी आप किस मसले से आई हुई हैं यहाँ पर? डॉक्टर साहबा, मुझे ना खारिश बहुत होती है जिस्म पे। अच्छा, कब से हो रही है ख़ारिश? ये अभी शुरू हुई है, 1 हफ्ता ही हुआ है। पहले तो ऐसा कुछ अच्छा, नहीं था, लेकिन अब बहुत ज्यादा होती है खारिश। स्पेशली किस जगहों पर होती है? पूरी जिस्म पे होती है या सिर्फ हाथों और पैरों पे ज़्यादा होती है या पेट पे ज़्यादा होती है? पेट पे भी होती है, लेकिन हाथों हुँ। पाँव पे भी ज्यादा होती है, पर पेट कितना पे अर्सा भी हुआ है। आपको ख़ारिश को? प्लीज़ बताएँगी ज़रा? 1 हफ्ता ही हुआ है अभी। 1 हफ्ता हुआ है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा कोई और मसला हुआ हो? नहीं डॉक्टर साहब, अच्छा, यही हुआ है अभी। ये जो आपकी शुरू के जो 3 महीने थे उसमें कोई बुखार, फ्लू वगैरह ऐसा कोई तो मसला नहीं हुआ था? नहीं, ऐसा तो कुछ मसला नहीं था। अच्छा, ठीक था सब। 5वें महीने अल्ट्रासाउंड करवाया था? नुक्स वाला जो अल्ट्रासाउंड होता है वो करवाया था आपने? हाँ जी डॉक्टर साहब, करवाया था। वो ठीक था, उसमें कोई डॉक्टर ने नुक्स तो नहीं बताया था? नहीं डॉक्टर साहब, कुछ कुछ भी नहीं बताया था, कोई मसला नहीं था। अच्छा, कहीं आप जाती हैं रेगुलरली डॉक्टर के पास, चेकअप करवाती हैं अपना? नहीं डॉक्टर साहब, बस ये एक वो तीसरे महीने जो अल्ट्रासाउंड कराया था, और फिर ये जो 5वें महीने अल्ट्रासाउंड करवाया था, हुँ। और अब ये मसला बना है, तो फिर आपके पास आई हूँ। अच्छा, बीपी चेक करवाया है? ये जो 2 बार आप आई हुई हैं डॉक्टर के पास, तो आपने दिखाया है ना अल्ट्रासाउंड? हाँ जी, तो उस आपका हाँ जी जो है ना ब्लड प्रेशर तो सही रहता है या तो फिर ज़्यादा रहा है इन दोनों में? उस वक्त ठीक था जब भी मैंने डॉक्टर को चेक कराया। जब भी डॉक्टर के पास दिखाया है, ठीक है। अब मुझे ये बताएँ कि ख़ारिश का जो है, आपको ये किस टाइम पे ज़्यादा होती है? अब मैं ख़ारिश के हिसाब से पूछती हूँ आपसे, कि दिन को ज़्यादा होती है, रात को ज़्यादा होती है? ऐसा है कि फिर से रात आपको सोने ना देती हो? ऐसे ही है डॉक्टर साहब, खारिश होती रहती है तो फिर नींद कहाँ आती है। ठीक है। तो इसके लिए कोई ट्रीटमेंट वग़ैरह ली है आपने? नहीं, कुछ भी नहीं, अभी आपके पास ही आई हूँ। अच्छा, ठीक है। घर में किसी और को तो ख़ारिश का इश्यू नहीं हो रहा? नहीं। अच्छा, और जो है ना, कोई आपको ब्लड वग़ैरह कोई इश्यू है कि भई जिसमें आपको ब्लड लगने का हो या अभी रिसेंटली कोई ब्लड लगा हो? नहीं। ऐसा भी नहीं है, ठीक है। और किसी दवाई से एलर्जी हो आपको? हाँ जी, वो ऑगमेंटन से है एलर्जी मुझे। अच्छा, मेडिसिन से तो अभी रिसेंटली आपने कुछ खाई तो नहीं है कोई किसी वजह से नहीं आस-पास नहीं डॉक्टर प्रेगनेंसी के साहब, आस-पास? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं एहतियात करती हूँ, नहीं खाती। अच्छा, ठीक है। और जो है किसी खाने-पीने की किसी चीज़ से आपको एलर्जी रहती हो? नहीं। अच्छा, ठीक है, तो सही है। और जो है यहाँ पर हॉस्पिटल में आप अभी आई हैं, यानी कि ओपीडी में आई हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन हाँ, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है? कोई ब्लड टेस्ट कुछ भी नहीं हुआ है? वो पहले पहले कराए थे उन्होंने, जो शुरू में कराते हैं। अच्छा, वो सही थे। हाँ जी।
चलें ठीक है। और अभी जो है आपके मुझे ये बताएं कि आपकी जो वालदा हैं या आपकी बहनें हैं, तो उनमें किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है ये खारिश वगैरह की, कि उनको प्रेगनेंसी में ये मसला हुआ हो ये? मेरी बड़ी बहन को ये मसला हुआ था प्रेगनेंसी में। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और जो है, चलें ठीक है। कोई ऐसा तो नहीं कि खाने पीने का दिल नहीं चाहता हो, या पेशाब आपको जो है डार्क कलर का आता हो, ऐसा कुछ है? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा तो कुछ नहीं मैंने नोट किया। नोट किया? चलिए ठीक है। मीन्स जैसे खाने पीने का भी सही दिल चाहता है, पेट में दर्द वगैरह तो नहीं रहता कोई? राइट साइड की पसली पर, सीधे हाथ की पसली की तरफ जैसे है, नहीं कुछ डॉक्टर दर्द साहब। वगैरह से कुछ भी नहीं? चलिए ठीक है। खाना वाना आप जो है ना फ्रूट्स वेजिटेबल्स वॉश करके खाती हैं सही तरीके से? हाँ जी। चलिए गुड। अच्छा, और जो है सर, हिस्ट्री तो हो गई। अब हिस्ट्री आपकी कंप्लीट होगी? सर जी, सर तकरीबन हो गई। तकरीबन का क्या मतलब होता है बेटा? मीन्स हिस्ट्री हो गई सर, अब एग्जामिनेशन का पार्ट रहता है। ओके, एग्जामिनेशन में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ऐसे पेशेंट में क्या फाइंडिंग्स होगी? सर एग्जामिनेशन में आई विल लुक फॉर द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में जॉइंटिस स्पेशली, to rule out acute hepatitis, and blood pressure to rule out the HELLP syndrome, and secondly to see the scratches all over the body, or to see rashes, और क्या देखेंगे सर, ब्राउनिश, या तो फिर कोई ऐसा ना हो, कोई एक्जिमा, कोई स्टेन्स हो, कोई स्किन डिजीज हो। चलो, इनमें से कोई ऐसी चीज नहीं सिवाय ये रैशेस हैं इसके। अब उसके बाद कैसे प्रोसीड करेंगे? सर उसके बाद फिर सिस्टमेटिकल एग्जामिनेशन में जैसे हम लोग आगे कि भाई पर एब्डोमिनल में, स्पेशली रेलेवेंट टू द ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस, दिस इज मोर टुवर्ड्स दिस, तो सर आई विल सी कि भाई ना स्क्रैचेस ओवर द एब्डोमेन विदाउट रैश, और एक्सकोरिएशंस इफेक्ट्स होंगे, एंड प्लस में राइट अपर क्वाड्रेंट टेंडरनेस देखूंगी। ओके, वो नहीं है। वो नहीं है, अच्छा ठीक। हम्म, And then I will proceed for the investigations. ओके, इन्वेस्टिगेशन में आप क्या कराओगे? The routine investigation as according to her LMP, she is now about 30 weeks. ठीक है? So then I will do her blood group, RH factor, OGTT, and the routine hepatitis B, C, and urine complete examination, and along with them, the relevant to the case hepatitis A, hepatitis E, and cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, and to look for the LFTs. If they are deranged, then we'll go for the coagulation profile. LFTs में आप क्या देखना चाहोगे? Sir, LFTs में sir, liver enzymes are increased about 2 to 3 fold, and also bilirubin. But bilirubin in initial level is not so increased, so will be monitored weekly or depending upon the symptoms of the patient. इसमें कौन से एंजाइम्स होते हैं बेटा? Enzymes, gamma glutamyl transferase, or alanine alkaline phosphatase, and SGPT, SGOT. SGPT, SGOT। ये जो आपने And sir, if it is normal, then we'll go for the bile acid test. बाइल एसिड टेस्ट की क्या रेलेवेंस है इसमें? Sir, bile acids का ये है कि sir, for example, these are raised in obstetric cholestasis. If it is in normal range, like it is less than 10 micromole per liter, then we'll rule out for the other causes of pruritus. But if it is greater than 10 micromole per liter, then I will go, I will think for the cholestasis, and will counsel the patient according to it to make the diagnosis. ओके, और आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसमें? अच्छा सर, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में मेन जो है हमारे एक्यूट हेपेटाइटिस हो सकती है,
और सर प्रीक्लेम्शिया हो सकता है, हेल्प एंड एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी, एंड देन प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस एंड क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस। प्रीक्लेम्शिया आपने इस डायग्नोसिस में क्यों डाला बेटा? सर हाइपरटेंशन? जी सर प्रीक्लेम्शिया और सर ये जो हेल्प है, क्योंकि सर इसमें भी ब्लड प्रेशर रेज्ड और जो LFT डिरेंज हो जाते हैं, सो वी कैन मेक द डिफरेंशियल। Why in this case? Why in this case? हाँ, तो आपने किताब से मुझे बता दी इसकी सारी डिटेल, दैट इज फाइन, yes sir. बट व्हाई इन दिस केस? In this case, so as such she has no any risk factors, as she has a normal blood pressure and no any investigation and going towards it, but I can differentiate, I will keep it on a differential diagnosis. डिफरेंशियल में आप जरूर डालते हो, लेकिन डिफरेंशियल में आप उसको डालते हो ना बेटा जिसके कोई ना कोई फीचर्स आ रहे हो या कोई इंडिकेशन हो या कोई आप हिस्ट्री के अंदर कोई आपको ऐसी रेलेवेंट चीज मिले, फिर ही डालोगे कि आप में हर किसी में डाल दोगे? अच्छा सर, प्रीक्लेम्शिया क्या सिम्टम्स होते हैं? जी सर, प्रीक्लेम्शिया के क्या सिम्टम्स होते हैं? साइन सिम्टम्स में क्या है? हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ, मैं बेटा पूछ रहा था प्रीक्लेम्शिया के क्या साइन? प्रीक्लेम्शिया में सर हमारे पास yes sir, प्रीक्लेम्शिया में ये है कि सर इंक्रीज्ड रेज्ड बीपी एंड प्लस प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन यूरिया एंड LFTs एंड दीस बायोकेमिकल टेस्ट्स आर deranged. इसमें कोई ऐसी चीज है स्पेशल? सर इसमें LFTs deranged है, so sir that's why we can put. लेकिन सर एपिगैस्ट्रिक पेन, वियल ब्लरिंग वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वही तो मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब ये सारा कुछ ना हो, सिर्फ अगर लिवर फंक्शन टेस्ट इज रेज, तो फिर शुड वी जंप टू प्रीक्लेम्शिया? या तो उसका बॉर्डरलाइन आपका ब्लड प्रेशर आ रहा हो या यूरिन में प्रोटीन यूरिया आ रहा हो या पेशेंट को कोई साइन सिम्टम्स हो, एडिमा हो, तो फिर ही आप डालोगे ना, वैसे नहीं डालोगे आप। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। लेकिन ये आपकी बात ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक कोलिसिस में आ जाता है कि उसकी डिफरेंशियल के अंदर ही प्रीक्लेम्शिया है, लेकिन दैट इज नॉट द फर्स्ट चॉइस। अगर हेल्प भी आप लेबल कर रहे हो तो कम से कम एटलीस्ट आपके उसके प्लेटलेट्स जो हैं CBC के अंदर वो कम होने चाहिए। बाकी सिर्फ इसके LFTs रेज होने से तो यू कैन नॉट लेबल अ पेशेंट फॉर अ हेल्प या फॉर प्रीक्लेम्शिया। ठीक 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 ठीक, ओके। अच्छा बेटा, मैनेजमेंट इसकी क्या होगी? अच्छा sir, the management will be like a couple counseling together, to counsel them together that it is a high risk pregnancy, and will tell about them about the fetal and maternal risk. The maternal risk are like the symptoms of pruritus, that is worsening her quality of life, and secondly there may be worsening of LFTs and the increased risk of induction of labor, increased risk of PPH, increased risk of instrument of vaginal delivery, and increased risk of C-section. And fetal risk are, there is the increased chance of preterm delivery and IUDR and IUD and meconium-stand aspiration syndrome, MS, and there may be the risk of intracranial hemorrhage due to placenta, decreased transfer of vitamin K, as this obstetric cholestasis is associated with it. So how will we manage this case now? Acha. Sir, depending upon the symptoms of the patient, if she is with the mild symptoms and with little with some of the मेरी एक बात देखो बेटा। जी 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 ये आप उसका चैप्टर नहीं पढ़ रहे? जी सर। अब आपके सामने एक पेशेंट है जिसकी आपने हिस्ट्री ली है, ठीक है। आपकी मैनेजमेंट जो है इट विल बी अकॉर्डिंग टू द पेशेंट जो आपके सामने बैठा हुआ। ठीक, आपने जनरल नहीं बात करनी, आपने स्पेसिफिक की उस पेशेंट की बात करनी है जो एट द मोमेंट इज एट अराउंड 30 वीक्स।
30 weeks, ठीक है। अभी नहीं देता है ना इसके LMPDD जी सर, जी सर, 30 वीक्स, अब जी उससे सर। अब ये पेशेंट आपके सामने बैठी है, बताओ आगे क्या करोगे आप? अच्छा सर, आई विल गिव हर emollient for her pruritus, calamine lotion or clobetas one steroid, and antihistamines for 8 night, and also deoxycholic acid tablet, BD. ये सारी चीजें कितनी स्टार्ट कर देंगे? We'll start with all these. We can start. We can start. How will we determine does she needs to be all started with all these medication or no? Sir, at least we can start the calamine lotion to. जी सर, आपने बताया एक एंटी एलर्जिक बताई है, एक अर्सो एंटी बताई है एलर्जी, जी, एंड और कैलामिन लोशन, और कैलामाइन लोशन की है। जी सर। Should we start सारी की सारी ठीक है? Should we start के one by one? अच्छा, one by one. Sir, we can wait for the final results to come if she is not till क्या now. रिजल्ट देखना चाहते हो आप? सर बाइल एसिड्स देखना चाहते हैं। ओके, बाइल एसिड्स जो हैं इसके लेट्स सपोज हैं कोई एट दिस स्टेज 40 के करीब है। अच्छा, 40 के करीब है। Then sir, then 40 is indication for the severe Cox cholestasis. Then I will make her admitted in ward. Okay. And we'll start all these things, calamine lotion and antihistamines, and then also deoxycholic acid and fetal fresh ultrasound to look for the fetus growth and fetal well-being and maternal vitals. And maternal vitals. Okay. So medicine देके would you send her home? We'll keep her admitted. Sir, yes, sir. Keep her admitted until her symptoms are resolved, and once she is fine, then can be discharged and will be called for one weekly visit. Okay, fine. What is the indication of keeping her in hospital? Keeping her in hospital, sir, to make her symptom free according to our dose or whatever we are giving, and to look for the fetus well-being, because there is a certain risk of IUD in this Cox cholestasis. If you keep her in the hospital, how will that make her symptoms go away? Because we are giving medicines. Okay. And monitoring for the fetus, CTG twice a day. What is the indication of doing a CTG twice a day at this stage? Because Cox cholestasis is associated with sudden intrauterine death, which is mostly around 38 weeks, but as she is admitted, so we have to monitor. और ये patient कितनी gestation पे है? Sir, 30 weeks पर है। 30 weeks पे है। जी सर। और इसकी हम दिन में 2 दफा CTG करेंगे और इसको हॉस्पिटल में रखेंगे। Yes sir, मेरे ख्याल से। Just for the sake of doing in CTG. Keep her in the hospital for that. No sir, to look for her symptoms too. What other symptoms are you looking for? Sir, either they are relieved or not. Okay. Let's suppose कि नहीं होते relief, फिर क्या करेंगे? Sir, नहीं होते हैं relief. Then we will go for the other possibilities. Then we will go for the other differentials. Maybe something else which is causing her this pruritus and these all biochemical derangement. Okay. और फिर ये आपके टेस्ट आप कब रिपीट करोगे? Sir, if LFTs are normal, then we will repeat it weekly. If deranged, then we will go also weekly to look to see monitor. मैं थर्ड टाइम आपको बता रहा हूँ, जब आप एग्जाम में बात कर रहे हो, you're specifically talking about a patient and this patient. Yes. मैंने इसके बाइल एसिड्स कितने बताए आपको? Sir, 40. So do you think that is normal? No sir, this is not normal. This is going towards the severe Cox cholestasis.
So फिर then how do you expect कि जी कि फिर आप उसको कहोगे कि जिसके LFTs नॉर्मल हैं तो फिर मैं ये करूंगी, तो अगर एबनॉर्मल है तो ये ओके करेंगे। ओके तो ओके ओके रिपोर्ट तो ओके आपके सामने है ना, you focus on the सही। patient and on the disease, not ठीक on the chapter of obstetric cholecystitis. ऑफ कॉलेज यस सर। ठीक, चलो लेट्स ठीक स्टार्ट अगेन। फिर क्या करेंगे हम, इसको दाखिल करके आपने कहा कि CTG करेंगे और फिर then we'll repeat the इसके बायलेसिस बायलेसिस कितनी देर बाद? सर ट्वाइस वीकली। ट्वाइस वीकली। और तब तक हम इसको दाखिल ही रखेंगे। Sir, once our symptoms are resolved and it is going to be on lower side, then we can discharge. और डिस्चार्ज करने पे क्या कहोगे आप? And then discharge पे के भाई she has to come for the regularly antenatal visits, 1 weekly, and along with her blood reports, and we will induce her at about 37 to 38 weeks. If I know any other obstetrical indication for vaginal delivery. Okay, let's suppose she reaches at 36 weeks पे आ गई। 36 ठीक है। अब क्या करें? सर कैसे आई है, मींस के विथ व्हाट सिम्पटम्स शी इज हियर? आपकी मेडिकेशंस हैं वो है, उसको पार्शियली रिलीव है, स्लाइटली बेटर है, अब वो आ गया आपके पास 36 वीक्स पे, अब क्या करना? Sir, then I will keep her admit again for 1 week because there is sudden risk of IUD. Okay. And induce her at 37 weeks after steroid. After steroids. जी सर। करके आपने इसको इंड्यूस कर दिया। जी सर 37 पर। ओके, 37 पे आपने इंड्यूस किया और 4 सेंटीमीटर पे इसका आपने ARM किया और मकोनियम आ गया, फिर क्या करें? Sir, then continuous electronic fetal monitoring. Monitoring and that's it. Hello. जी, आपने कहा कि जी And vigilant for like it मैं बता दिया बेटा, उसमें मकोनियम आ गया। जी सर, continuous electronic fetal monitoring रहेगी। जी 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 सर, आवाज नहीं आ रही। हेलो, सॉरी। मॉनिटरिंग की हमने, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, उस पे क्या देखना चाहोगे? सर फीटल कंडीशन, क्या फीटल कंडीशन देखना चाहोगे बेटा आप मॉनिटरिंग में? सर either deterioration तो नहीं हो रही, for example sir, if it is going well then we will go for the vaginal delivery. If it is in distress or deceleration and like this, then we can expedite the delivery by C-section. Okay. Anything else? कुछ और कर सकते हो आप? We have to be vigilant for the PPH as she is at increased risk of PPH. So IV line should be maintained and blood bank and all this, and donors should be informed. वो डोनर्स को आप अब इन्फॉर्म करोगे इस स्टेज पे? सॉरी सर, पहले इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। ओके, पहले कर देना चाहिए। ओके, लेट्स मूव ऑन। CTG जो है बॉर्डर लाइन रहती है, फिर आप क्या करेंगे? बॉर्डर लाइन रहती है सर, IV hydration and strict vigilance. If it is deteriorating, then we will go for the C-section. ओके, C-section के चलो सपोज हो गया, बेबी बॉय डिलीवर हो गया, she was about let's suppose 5-6 सेंटीमीटर डायलेटेड थी, अब क्या करना है? सर सॉरी सर, बेबी बॉय डिलीवर हो गया, देन 5 सेंटीमीटर आपने सेक्शन कर दिया, इमरजेंसी सेक्शन, अब आगे क्या करेंगे? अच्छा, that's a neonatologist should be present at the time of delivery to see the baby. ओके, और सर vitamin K will be given डॉक्टर को, to पेशेंट को, बेबी को। अच्छा, एंड और कुछ और?
सर और क्या सर? फिर आप घर चले जाओगे, सर और ड्यूटी तो ऑफ कुछ हो भी नहीं जाएगी, ध्यान में आ रहा। फिर ड्यूटी खत्म होगी, हम घर चले गए। और नहीं सर, फिर जाहिर बात है सर, वो सर वो तो सर मीन्स की जाहिर बात है सर, पोस्ट ऑफ केयर एंड ऑल दिस, अच्छा, उसमें क्या क्या होता है? especially sir vigilant for the PPH and antibiotics and look for the urine color. ओके, और And then after the discharge, I will discuss with her the contraception. She is not advised to take COCP in her future because she will be her pruritus will be increased, or जो है ना pruritus will arise again. And breastfeeding advice. ओके, ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं ड्यूरिंग? जी सर कर सकती हैं. And sir, I will tell her about the recurrence risk, that there is a high risk of recurrence in her next pregnancy also. ऐसी कौन सी पिल है जिसको दी जा सकती है कॉन्ट्रासेप्शन में? कि ऑल द जी सर. कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, Sir, COCP is avoided in this patient. फिर कौन सी देंगे अगर आपने देनी भी? सर ठीक है सर, POP देंगे सर, POP दे सकते हैं. शाबाश, हम्म. ठीक, चलो ओके. चलो अब मैं थोड़ा सा इसको वापस ले जाऊं. नंबर 1, ठीक है सर. wasn't a very bad effort, लेकिन जो one thing which really lacked was, जो मैंने आपको 3 दफा बताया कि जब भी आप केस की बात कर रहे हो या वहां पे बैठ के बात कर रहे हो, या इसमें तो हमने ऑलमोस्ट कोई 3 स्टेशंस इसके कवर कर लिए थे, और आपने एक हिस्ट्री का कर दिया, इसमें एग्जामिनेशन का भी हो गया था, और तीसरा इन्वेस्टिगेशन का. अब जब ये वाली सारी बेटा बात हो जाती है तो फिर वो बात स्पेसिफिकली उस पेशेंट उसकी रिपोर्ट्स के हिसाब से आ जाती है, फिर वो जनरल नहीं रहती. then it has to be specific according to the patients, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. अब ये वाला पेशेंट जो है काइंड ऑफ इसकी मुझे अभी तक इंडिकेशन फॉर एडमिशन नहीं समझ आई. अब उसमें स्टार्टिंग विद दिस 30 वीक्स पे वो प्रोराइटिस आता है, उसके साथ अगर वो आ रहा है, उसको आई डोंट थिंक सो हमारे हॉस्पिटल्स में इतनी स्पेस अवेलेबल है कि हम उसको वहां बैठा के सिर्फ प्रोराइटिस के लिए एडमिट कर लें. आई डोंट नो आप जिस डिपार्टमेंट से भी हो, प्रोराइटिस के सिर्फ के लिए अनलेस कैंटल वो स्वेयर किस्म की हो वो हो. दूसरा, जब आप उस पेशेंट की स्पेसिफिकली बात कर रहे हो और ये सारी आ गई है, नॉर्मली आप हर चीज के अंदर तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच करके उसके अकॉर्डिंगली चलते हो. अब ऐसा मरीज आ गया है जिसको आपका ख्याल है कितना स्वेयर है कि दाखिल करने वाला है, उसमें ना आपने डर्मेटोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व किया है, ना उसके अगर लिवर एंजाइम्स डिरेज्ड हैं तो आपने हेपेटोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व किया कि कम से कम ओपिनियन जरूर ले लेनी चाहिए आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से. इसका तीसरा, इन्वेस्टिगेशंस आपने जब करवाई तो ऐसा मरीज जब आएगा तो क्या उसका लिवर का अल्ट्रासाउंड होना जरूरी नहीं? Oh yes sir, liver ultrasound necessary. जी सर, जी सर. दैट इज क्योंकि लिवर अल्ट्रासाउंड एंड ऑफ कोर्स ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड जो आपने शुरू में इन्वेस्टिगेशन में नहीं बताया लेकिन बाद में मैनेजमेंट में आपने उसका जिक्र किया, अगर उसकी मैनेजमेंट के हिसाब से बेबी की ग्रोथ ठीक हो रही है, उसका लाइकर ठीक है और एवरीथिंग इज डूइंग फाइन, फिर उसकी इंडिकेशन फॉर एडमिशन, और सिर्फ एडमिशन के हम ट्वाइस डेली सीटीजी करें, उसकी नहीं जस्टिफिकेशन नहीं बनती एट दिस स्टेज. सर लेकिन सर बाइल एसिड्स 40 थे सर, फिर भी नहीं करेंगे? नहीं. अच्छा ओके सर. अगर बेबी की ग्रोथ ठीक हो रही है, लाइकर ठीक है, और उसमें कोई ऐसा पैरामीटर्स नहीं है जिसकी वजह से हम कोई इंडिकेशन करें, जैसे डॉपलर और सारा कुछ हमारा अगर ठीक आ रहा है, देयर इज नो इंडिकेशन फॉर डूइंग अ सीटीजी ट्वाइस अ डे फॉर दिस पेशेंट. ओके सर. ठीक. हाँ, अगर उसमें लेसोस लाइकर आपका काम आता है या उसका आईयूजीआर की सस्पेशन है, फिर कहानी हमारी आईयूजीआर उसके मुताबिक हो जाती है.
लेकिन क्योंकि हम ये सारा सिनारियो ऑब्स्टेट्रिक कोलिसिस पे लेके आ रहे थे, इसलिए हमने उसमें वो चीजें नहीं ऐड ऑन की। ठीक। नॉर्मली बिलीरुबिन के साथ ये बाकी साथ बाइल एसिड इसमें कराना क्यों इम्पोर्टेंट है? बाइल एसिड इसमें इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि दे डिटरमिन द टाइमिंग ऑफ डिलीवरी। ओके। जिसके बाइल एसिड्स मोर देन 100 हों, दे आर द पेशेंट जिसको आप 36 वीक्स पे और नहीं लेके जाते। जिनके बिटवीन 40 टू 99 के करीब हों, फिर देन यू डिलीवर द बेबी बिटवीन 36 एंड 37 वीक्स। जिनके 40 से कम हो जाएं, उनको आप इवन 38 और 39 वीक्स तक भी लेके जा सकते हो, प्रोवाइडेड कि पेशेंट के 3 चीजें इसमें और आ जाती हैं, इस नॉट ओनली द बाइल एसिड्स बट आल्सो द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट, उसकी सेवेरिटी ऑफ द डिजीज, उसकी सेवेरिटी ऑफ द रैशेस, उसकी सेवेरिटी ऑफ द प्रूराइटिस। उस पर देन वी डिटरमिन कि हमने उसकी द ओनली इंडिकेशन जिसमें अगर बाइल एसिड ज्यादा नहीं भी हैं, उसका सीवियर किस्म का प्रूराइटिस हुआ है, उसमें देन वी डिलीवर द बेबी प्रीटर्म। प्रीटर्म कह रहा हूँ, फिर कोशिश करते हैं 36 पे, पर अकॉर्डिंग टू द नीड्स। दूसरा ऑफ कोर्स पोस्टपार्टम जब आप जाते हो और ऐसे पेशेंट को आपने उसकी वजह से इंड्यूस करके डिलीवर किया है, देन दे LFTs have to be repeated to see their trend, either they are increasing or they are decreasing। अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड पे हैं तो फिर उसको वीकली आप ले जाते हो और वीक के बाद उसको फॉलो करते रहते हो टिल दे बिकम नॉर्मल। इफ दे persistently stays there और इंक्रीज उसकी हो रही है, तो फिर अगेन यू गेट एन हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ हेपेटोलॉजिस्ट, ताकि उसको देख के उसको आगे स्पारी देख ले। जी। तीसरा जब आपने एक्सक्यूज मी सर, सर गाइडलाइन 37 वीक्स लिखा हुआ है कि गाइडलाइन 37 वीक्स पे उन्होंने कहा है कि आपने ऑप्स कोली के पेशेंट को लेके जाना है। सर ये 36 वीक्स वाली बात तो न्यू है हमारे लिए। डॉक्टर मुझे आपकी बात ये समझ में आई कि आपने कहा कि इसकी टाइम ऑफ डिलीवरी डिपेंड करेगा इसके लेवल ऑफ टोटल बाइल एसिड, टोटल बाइल एसिड। द टाइमिंग ऑफ डिलीवरी वुड डिपेंड ऑन टोटल बाइल एसिड कि अगर वो 100 से ऊपर हैं, देन डिलीवरी इज एंटिसिपेटेड एट 36 वीक्स, क्योंकि फिर उसमें इंसिडेंट ऑफ IUD का होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर अगर 40 और 99 के दरमियान में है, देन इट इज समथिंग लाइक 37+ वीक्स पे आप कर सकते हो, और अगर ये 40 से कम है, देन इट कैन बी टेकन अप टू 38 वीक्स इवन, डिपेंडिंग अपॉन के पेशेंट की कंप्लायंस कितनी है और उसके सिम्टम्स कैसे। दीज ऑल, सिर्फ ये एक पैरामीटर नहीं है। अगर लेट्स सपोज उसका बाइल एसिड्स आ जाता है 20 आ जाता है और उसको सीवियर किस्म का प्रूराइटिस है और सारा कुछ है, देन प्रॉब्ली यू विल प्लान, और वो आपकी मेडिसिन से इम्प्रूव नहीं हो रहा, शी इज नॉट कंफर्टेबल विद द कैलामाइन लूशो अरसो और जितनी आपने एंटी एलर्जिक दी थी, फिर भी शी इज अनकंफर्टेबल, फिर हम उसकी डिलीवरी पहले भी प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फैसिलिटीज ऑफ योर नर्सरीज। अदरवाइज देन यू टॉक अबाउट कि अगर आपकी नर्सरी की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, तो हम उसको इन यूट्रो वहाँ ट्रांसफर करेंगे जहाँ पे आपके 34, 35 वीकर या 36 वीकर बेबी कंफर्टेबली सर्वाइव कर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये 36 वाला सर, सर, ये हम 36 पे जब करेंगे, हम ये भी इंडक्शन करेंगे या इलेक्टिव सिजेरियन तो हम सेक्शन कहते हैं ना कि पॉजिटिव एक टाइम पे एक बोले, मुझे नहीं समझ आ रही, एक टाइम पे सर मैं पूछना ये चाह रही थी कि 36 वाला जो बेबी है, हम 36 वीक पे जो डिलीवर कराएंगे मोर देन 100 वाला, तो ये हम ये इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन हमने कराना है, ये भी इंड्यूस ही कराना है? ये दैट विल अगेन डिपेंड अपॉन द पेशेंट हिस्ट्री। इसमें इलेक्टिव सी सेक्शन इज नॉट एन, जिस ऑब्स्टेट्रिक कोलिसिस इसमें है उसमें इलेक्टिव सी सेक्शन इज नॉट एन इंडिकेशन अनलेस कोई ऑब्स्टेट्रिकल कॉज होती है। आप उसका बिशप स्कोर करोगे, उसको एवेलुएट करोगे, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली जो ऑब्स्टेट्रिकल आपकी कंडीशन है उसके हिसाब से उसको लेकर मैनेज करोगे, लेकिन डायरेक्टली आप सेक्शन नहीं करोगे। यही मॉनिटरिंग के लिए जो इन्होंने गाइडलाइन में बोला हुआ है कि जो ये आपका ग्रोथ स्कैन और ये जो CTG है, ये हमारा आउटकम पे इफेक्ट नहीं डालता है ना कोई, तो सर हम तो करवाएंगे ना पेशेंट का? बेटा आउटकम पे नहीं इफेक्ट करता, लेकिन ये बहुत चीजें आपकी डिटर्मिनेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ द डिलीवरी पे जरूर इफेक्ट डालती है। डॉक्टर
जब हम पेशेंट को काउंसिल करते हैं तो हम कहते हैं ना कि पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू ऑफ दिस टेस्ट इज नॉट गुड, यानी हम आपके टेस्ट करेंगे, इसके बावजूद ठीक होने के बावजूद आपके बेबी को खतरा है ना, तो फिर हम उसे टर्म के ऊपर ना जाने दें। अगर ठीक भी आए तो उसको 37 पे स्टेरॉइड कवर देके डिलीवर करा लें। देखो अगर तो उसके सिम्टम्स बिल्कुल ठीक हैं, ग्रोथ उसकी बिल्कुल ठीक हो रही है, पेशेंट बहुत कंप्लाइंट है, आप उसको बुला के करके देखो, क्योंकि the earlier you're gonna intervene, the higher the rate of C-section and complication will increase. अगर she goes into labor spontaneously वो करके, लेकिन yes एक पेशेंट है जिस तरह की ये थी कि उसका तो एंटीनेटली नहीं हुआ या वो नॉन कंप्लाइंट है, वो आती है, that is perfectly fine। इसकी आप जैसे ये तो बिल्कुल पेशेंट आई 30 वीक्स पे सेकंड टाइम हमारे पास है, ये हमारे पास पहली दफा आई है, पहले दिखाती रही है, अब आई डोंट नो अगली दफा कब आए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से करके आप उसको जरूर 38 पे डिलीवर कर दो इफ एवरीथिंग इज ओके। हेलो, थैंक यू हेलो डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये 30 वीक्स पे अगर 40 बाइल एसिड्स आ रहे हैं, 30 वीक्स पे अगर 40 बाइल एसिड्स आ रहे हैं तो सर हम कितना फ्रीक्वेंटली जो है फॉलो करेंगे? बेटा इसके अगेन पेशेंट के क्योंकि 30 सिम्टम वीक्स अगर 40 हैं तो नहीं, देखो 30 पे अगर 40 हैं, यू विल अगेन डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स, अगर तो उसके सिम्टम्स ठीक हो रहे हैं और पेशेंट्स कंफर्टेबल है तो इसको वीकली करोगे। वीकली करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि इसकी डिपेंड करता है कि 40 से कम हो जाते हैं अगली दफा विद योर मेडिकेशन या ये बढ़ जाते हैं। अगर वो बढ़ जाएंगे तो फिर आपको ये हाई रिस्क में चली जाती है ऑटोमेटिकली पेशेंट, अगर वो कम होने शुरू हो जाएगी फिर आप उसको लेके साथ चलोगे नॉर्मली डिपेंडिंग ऑन। लेकिन अगर लेकिन इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन अगर उसके सिम्टम्स ठीक नहीं, सिम्टम वर्स हो रहे हैं, लेट्स सपोज जॉन्डिस आ जाता है या कोई और चीज आती है, तो देन यू कैन रिपीट इसके लिवर फंक्शन विद इन 2 days और मे बी 3-4 days। यानी सर आप कहना ये इसमें चाह जो रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशंस हम करते हैं हम उसका उसमें हेपेटाइटिस बी एक टाइम पे एक प्लीज बोले, फिर मुझे समझ नहीं। सर बाइल एसिड सर, कितना फ्रीक्वेंटली हम रिपीट करेंगे? बाइल एसिड्स की बेटा वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है ना और सिम्टम्स पे डिपेंड नहीं 40 जैसे 30 वीक्स पे अगर 40 है तो उसमें हाँ। हम कितना फ्रीक्वेंटली हम जो है उसे रिपीट करेंगे? वीकली? अगर पेशेंट के सिम्टम्स ठीक रहते हैं विद योर मेडिकेशन, पेशेंट इज कंफर्टेबल, फिर इसको वीकली करोगे। अगर उसके सिम्टम्स नहीं रिलीव हो रहे नेक्स्ट 3-4 डेज के अंदर, फिर इसको दोबारा रिपीट करके देखोगे कि राइजिंग पैटर्न तो नहीं आ रहा, क्योंकि फिर उसके अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंगली फिर कई बार हमें डोज भी एडजस्ट करनी पड़ती है उसकी। सर अगर 32 34 हम इसमें हेपेटाइटिस बी और सी तो कराते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस ई और ए सिर्फ उन पेशेंट का कराते हैं जिनको फीवर हो या क्लिनिकल जॉन्डिस हो या लिवर एंजाइम मार्केटली रेज्ड हो, हम तो ऐसे कराते हैं। या हर एक का हेपेटाइटिस ई और ए कराना चाहिए, या उनका जिनको फीवर हो? देखो मेरे हिसाब से अगर उसको फीवर हो रहा है और उसको जॉन्डिस हो रहा है तो ए और ई कराना जरूरी है। उसकी रीजन ये है, हेपेटाइटिस ई की कॉम्प्लिकेशन इन प्रेगनेंसी सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है, उसमें आपकी मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी दोनों की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ई अगर किसी नॉर्मल पर्सन को या नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट को होता है तो उसका इतना कोई फर्क नहीं होता, इट्स अ माइल्ड किस्म की डिजीज है, देन इट गोज अवे। बट अगर वो हेपेटाइटिस ई विद प्रेगनेंसी आ जाती है, फिर आपकी मॉर्बिडिटी मुझे नॉट वेरी श्योर, लेकिन इट गोज एज हाई, हाँ इतनी परसेंटेज उसकी इंक्रीज कर जाती है। तो फिर दैट इज व्हाई ऐसे पेशेंट्स में होना चाहिए जिसमें आप लिवर डिजीज या जॉन्डिस से स्प्रेड कर रहे हो, ताकि आप उसके लिए टाइमली इंटरवीन कर सको। थैंक यू डॉक्टर। सर severity of symptom one by one बेटा, one by one प्लीज। सॉरी हाँ सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर सीवियरिटी ऑफ सिम्टम, इसका मतलब डिपेंड कर रहा है, अगर सीवियरिटी ऑफ सिम्टम ज्यादा है तो फिर हम डिलीवरी उसकी करा दें, मतलब बाइल एसिड कितने भी हो? यस, अगर सीवियरिटी ऑफ डिजीज और आपका डायग्नोसिस ये है उस पे, एंड ऑफ कोर्स आपकी राइजिंग ट्रेंड्स ऑफ ये आपके एलएफटीज हैं और बाइल एसिड्स हैं, फिर आपकी इंटरवेंशन पहले रिकमेंडेड है। और यही वो पेशेंट्स होते हैं जिनमें अनएक्सप्लेन्ड आईयूडी या इसमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हैं। सर एलएफटीज का भी कोई कट ऑफ है अगर सिम्टम्स को ना देखें? नॉर्मली इसमें जो एएलटी और एएसटी जो होते हैं ये बहुत ज्यादा रेज नहीं होते, 2 to 3 टाइम्स होते हैं, लेकिन अगर उससे भी ज्यादा है तो देन वी हैव टू टेक एन ओपिनियन फ्रॉम अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, ताकि वो हमें गाइड कर सके कि हेपेटोलॉजिस्ट गाइड कर सके कि आगे क्या करना। एक्सक्यूज मी सर, आईयूटीआर का क्या मैकेनिज्म होता है? वो आईयूटीआर कैसे कॉज करता है? सॉरी बेटा क्या चीज? इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन कैसे कॉज करता है? ये
बाइल एसिड्स जी इसका बेटा मैंने पढ़ा था, मुझे जेहन से निकल गया। आईयूडी तो वो कार्डियक को जो है मायोसाइट्स के लिए टॉक्सिक होता है और कार्डियक रिदमिया करके आईयूडी कॉज कर देता है, लेकिन वो इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन का सच नहीं समझ आ रहा मुझे। आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे दोबारा इसको रिव्यू करना पड़ेगा। लेकिन देयर इज अ मैकेनिज्म जिसकी वजह से ये हो। लेकिन ये भी याद रखो कि कोई भी मैटरनल डिजीज किसी किस्म की भी जो होती है वो कैन कॉज एन आईयूजीआर बाय उसकी जो ब्लड सप्लाई है उसको कॉम्प्रोमाइज करके या कोई और रीजन के थ्रू कर सकते। एक्सक्यूज मी सर, अगर सीटीजी बॉर्डर लाइन है और आपने इंटरवेंशन को डिसाइड करना है, तो शुड वी गो फॉर फीटल ब्लड सैंपलिंग इन दिस केस देखो टू डिसाइड द अगर इंटरवेंशन? तो ब्लड सैंपलिंग के लिए आप फीटल ब्लड सैंपलिंग की बात कर रहे हो सपोज? जी सर। हाँ, जो आपने फीटल ब्लड सैंपलिंग करनी है उसके लिए यू हैव टू मेक श्योर कि जिस सर्विक्स की कुछ ना कुछ डायलिटेशन होती है, अगर तो वो ऐसी डायलिटेशन है कि जिसमें से आप इजीली जाके उसका हेड से ले सकते हो, तो यस ऑफ कोर्स दैट इज एन इंडिकेशन कि जिसमें आप उसका फीटल ब्लड सैंपलिंग जरूर करोगे अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है। पर अगर नहीं करोगे आप तो उस पे डिसीजन सिर्फ सीटीजी पे लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तीसरा एक इसमें कंपोनेंट एक और आ जाता है जिसको हमने इसमें जिक्र नहीं किया, मैंने सोचा था कि बीच में बोलूंगा। जब आपके लिवर फंक्शन डिरेंज्ड होते हैं तो फिर यू हैव टू मेक श्योर कि आपने पीटी एपीटीटी भी जरूर कराना है, क्योंकि दे आर द फैक्टर्स विच डिटरमिन कि उसको आगे ब्लीडिंग कितनी होगी या ड्यूरिंग डिलीवरी या सॉरी ड्यूरिंग लेबर, पोस्ट सेक्शन या ड्यूरिंग इंट्रा ऑपरेटिवली। आपने बताया था डॉक्टर, बताया था। अच्छा सर, आई फॉरगॉट। तो इसमें पीटीएबीटी का रोल, हाँ, एक्यूट के अंदर जब ये हो जाता है फिर देन यू विल डिटरमिन उसके हिसाब से फिर आपका ब्लड अरेंजमेंट और उसकी मैनेजमेंट क्या है। और अगर वो ज्यादा आ जाते हैं, डी रेंज आ जाते हैं, फिर पॉसिबिलिटी कि आप फीटल ब्लड सैंपलिंग नहीं भी कर सकते, उसमें फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी आ जाती है। लेकिन सिर्फ एक मिनट सॉरी, उसमें सिर्फ मेरा नहीं ख्याल कि एक्यूट जो ऑब्स्ट्रक्टिव कोलोसाइटिस है जिसमें हमारे ये लिवर फंक्शन इतने डिरेंज नहीं है और पेशेंट के भी ठीक हैं, तो उसमें हम, मेरा ख्याल है कि ये कर सकते हैं फीटल ब्लड सैंपलिंग, पर इसको रीचेक जरूर कर लेना। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, लेकिन मेरा ख्याल है हो सकती है। सर AFLP तो भी तो इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस आता है सर, उसकी इन्वेस्टिगेशन तो हम मांग सकते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल या बिल्कुल सीरम मांग क्रिएटिनिन। बिल्कुल, ये वो भी होगी और साथ उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये आप उसका अल्ट्रासाउंड जो है लिवर का, दैट विल आल्सो डिटरमिन कि हमने उसका क्या करना। जी सर। और दूसरा इसमें मुझे अभी थोड़ा सा फिर ख्याल आया, इसकी जो हिस्ट्री थी उसमें 2-3 क्वेश्चंस जो थे तुरुतुलन वो आप भूल गए थे। नंबर 1, क्योंकि शी इज मैरिड फॉर 5 years और उसके बाद आपको पूछना चाहिए था कि आपने ड्यूरिंग दिस टाइम कोई कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल किया कि नहीं किया, और अगर उन ड्यूरिंग कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर शी वाज टेकिंग ओसीपीज तो क्या उसका कोई रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ। दूसरा, ड्यूरिंग दिस टाइम क्योंकि उसको 1 week पहले उन्होंने कहा कि जी उसकी सिम्टम स्टार्ट हुए थे, तो यू नीड टू स्पेसिफिकली आस्क कि ड्यूरिंग दिस 1 week कोई आपने स्पेसिफिक ड्रग वगैरह तो नहीं स्टार्ट की। तीसरा, ऐसी किसी हिस्ट्री में कि आपको जो एट्रोफिक डर्मेटाइटिस होता है जो नॉर्मली पेशेंट्स काफ़ी एलर्जिक होते हैं, उसकी हिस्ट्री आपने ज़रूर लेनी है। उसके अलावा सिस्टेमिक डिजीज़ के अंदर आपने ज़रूर इसका ये पूछना है कि कोई और ये जिस तरह हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ का आ जाता है। लास्ट बिट कि इसको पहले कभी इसने अल्ट्रासाउंड अपने लिवर का कराया हुआ हो, उसमें कोई चेंजेस आई हों, जैसे अभी किसी ने जिक्र किया एक्यूट फैटी लिवर है, तो उनमें ज़्यादा इंसिडेंस होना ज़्यादा बढ़ जाता। ये तो लकीली एक सेकंड, ये तो लकीली पेशेंट जो थी वो प्राइमरी थी, लेकिन अगर ऐसे पेशेंट्स हों जिसमें पहले ग्रेविटा 2 ग्रेविटा 3 है, तो ऑफ कोर्स उनकी पहले प्रेगनेंसीज के अंदर क्या इस तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ कि नहीं हुआ। और तीसरा अपना क्या कहते हैं, एक चीज और थी मेरे, सॉरी ज़हन से निकल गई। सर विटामिन के इस पेशेंट में हमें लो डोज देनी है 36 वीक्स ऑनवर्ड या आई डोंट नो, मेरा नहीं कि मैंने पढ़ा नहीं है कैसे विटामिन के की इसमें कमी अगर होती है तो आप देते हो, लेकिन if the PT abilities they are normal then I don't think so there is any need for giving vitamin K to this patient.
सर जब इसके 10 डेज के बाद LFTs कराते हैं उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, वीकली कराएंगे फोर्टनाइटली कराते जाएं? वो डिपेंड करेगा पेशेंट की उसके वैल्यू पे। अगर पहले से वो रेडिकली कम हो रहे हैं या स्लोली ऑन द डिक्लाइनिंग में आ रहे हैं देन ऑफ कोर्स, और सिम्टम्स उसके इम्प्रूव कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप उसको फोर्टनाइट तक भी लेके जा सकते हो। लेकिन अगर उसको राइजिंग ट्रेंड पे हैं और पेशेंट के सिम्टम्स ज़्यादा होते जा रहे हैं फिर आप उसको अर्ली भी कर सकते हो। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपने 2 दिन बाद कराने हैं, 4 दिन बाद कराने हैं या 6 दिन के बाद कराने हैं। It will depend upon patient symptoms and the previous and the final report. सर अस्सलाम वालेकुम सर। सर इस पेशेंट को 36 वीक्स ऑनवर्ड विटामिन के 10 mg देना नहीं होगा। मैंने ये पढ़ा था बुक में कहीं के जो बाइल एसिड है वो गट से विटामिन के की एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है जिसकी वजह से इन पेशेंट्स में ब्लीडिंग की टेंडेंसी ज्यादा होती है। इस वजह से 36 वीक्स ऑनवर्ड इन पेशेंट्स को विटामिन के देना होता है 10 mg पर ओरल डेली टिल डिलीवरी। मेरा ख्याल है जो हमारे लिवर फंक्शन वाले आते थे हम अपनी ट्रेनिंग में तो हम देते थे जिससे आपने कहा, लेकिन अब जो रिसेंटली मैंने पढ़ा है उसमें रोल ऑफ विटामिन के जरा कंफर्म कर लो आप। आई एम नॉट वेरी सर ये जेपी मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा है जो सर वो जो ये लिखा है जेपी कि माला के प्रोलॉन्ग न्यू एडिशन है उसमें लिखा हुआ है। इसमें बेटा सॉरी गाइड सर ये जो न्यू लेकिन इसमें एब्सोल्यूट हो गया, उसमें उन्होंने इसको खत्म कर दिया। जो न्यू RCOG की गाइडलाइंस आई है ना अब ऑप्सकोली की, उसमें उन्होंने कहा है कि विटामिन के को उन्होंने निकाल दिया, वो कहते हैं इसकी जरूरत नहीं है। मेरा भी अंदाजा ये है कि हम निकाले क्योंकि अब हम नहीं देते इसे। सर गाइडलाइन में तरीके लिखा भी है कि confirm कर प्रोलॉन्ग लो। पीटी सर प्रोलॉन्ग पीटी पीटीटी होगा तो विटामिन के देंगे, लेकिन आप हाँ लो डोज दे सकते हैं, लेकिन लो हाँ, डोज तब आप दे सकते हैं स्मॉल। जिसका बेटा पीटीए पीरियड प्रोलॉन्ग हो जाता है उसमें आप जरूर दे सकते हो लो डोज, लेकिन नॉट इन एवरी केस। एक्सक्यूज मी सर, अगर इसके प्लेटलेट्स नॉर्मल रहे तो फिर भी हम पीटीए पीटीटी कराएंगे? हाँ जी, क्योंकि पीटीए पीटीटी जो है बेसिकली आपकी लिवर फंक्शन में अगर सिर्फ इसके लिवर फंक्शन एंजाइम्स नॉर्मल हो जाते हैं फिर इसकी कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिवर फंक्शन डीरेंज्ड है तो फिर आप पीटीए पीटीटी कराओगे, क्योंकि पीटी और ये पीटीटी जो है ये डायरेक्ट लिवर फंक्शन का कोगुलेशन का प्रोफाइल आपको बताता है। और वो आपके लिए आपको इसलिए पता होना जरूरी है क्योंकि जब ये पेशेंट आइदर नॉर्मल डिलीवर करेगा या सेक्शन करोगे तो फिर उसकी ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग होगी तो फिर पीपीएच के चांसेस में ज्यादा हो जाएंगे। और सर हमने पेशेंट को पोस्टमार्टम 10 डेज के बाद भी लिवर फंक्शन टेस्ट करवाने हैं ताकि हमारा जो डायग्नोसिस है वो कंफर्म हो। रेट्रोग्रेड डायग्नोसिस होता है इसका, कंफर्म भी हो, और दूसरा अगर वो मैंने आपको बताया कि फिर भी अगर वो ज्यादा या राइजिंग ट्रेंड पे हो तो फिर देन वी नीड टू लुक फॉर अदर कॉजेज एज वेल। जी सर ये प्रेगनेंसी में एनी रोल ऑफ इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी? देखो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी वहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड आ जाती है जहाँ पे आपकी ब्लीडिंग का आपको शक हो कि जी बेबी में ब्लीडिंग भी हो सकती है, होने के चांसेस हैं। अगर ऐसा कंडीशन आ जाती है तो फिर ऑफ कोर्स आप नहीं करोगे, लेकिन अगर पीटी एपीटीटी और पेशेंट के सारे सिम्टम्स नॉर्मल हैं तो फिर ऑफ कोर्स यू कैन। सर प्रेगनेंसी में एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडीज और वो एना वगैरह का रोल है प्राइमरी कोलिसिस्टिस में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कराना चाहिए? मेरा नहीं ख्याल, अगर आपका डायग्नोसिस नहीं बन रहा, बाकी इसमें फिट नहीं हो रहा, फिर ऑफ कोर्स यू कैन, लेकिन अगर इसमें बन रहा है तो फिर और पेशेंट के सिम्टम्स बेहतर हो रहे हैं तो फिर देयर इज नो मेरा ख्याल है। सर ये आईवीडी इंस्ट्रूमेंटल वजाइनल डिलीवरी में सर इंस्ट्रूमेंटल वजाइनल डिलीवरी के लिए सर अभी तो कोई रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है, मतलब वैक्यूम भी हम लगा सकते होंगे, फोर्सेप भी लगा सकते हैं ना? बेटा जहाँ आपको डर है कि इतनी सीवियर डिजीज है कि बच्चे में भी हेमोलिसिस होने का खतरा है उससे नहीं लगेगा। जहाँ आपका ख्याल है कि ठीक है तो वहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि obstetric cholecystitis is a contraindication or relative contraindication in the case of ये normal deliveries, operative vaginal deliveries। सर हम पढ़ा नहीं 10th डे डॉक्टर अगर इसका 10 डेज पे नॉर्मल नहीं हुए बाइल एसिड फिर 6 वीक्स पे करवाए जब भी नहीं हुए तो फिर तो हमें इसका हेपेटोलॉजिस्ट का रिव्यू लेना चाहिए ना फॉर अदर डिजीजेस? बिल्कुल लेना चाहिए। मैं तो इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी अगर इसके एलएफटी रेंज होंगे तभी मैं दूं अगर वापस अवेलेबल है। ओके थैंक यू। एक दफा ओपिनियन लेने में इट विल काइंड ऑफ गिव यू सपोर्ट कि हाँ जी आपका डायग्नोसिस और मैनेजमेंट आपकी ठीक है। देनी तो दवाई उन्होंने वही 3 है
इसमें एक एंटी एलर्जिक है, कैलामाइन लोशन है, और तीसरा अर्सो। लेकिन मे बी अर्सो की डोज है वो हमसे बेहतर एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ओपिनियन ले लेंगे। लेकिन जब भी इसकी डिलीवरी होगी आपने ब्लड वगैरह अरेंजमेंट पीपीएच के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जरूर देखिए, तैयारी जरूर पूरी करनी। सर इसकी डोज जो दी हुई है 1000 से लेके 2500 तक की मैक्सिमम डोज दी हुई है। हाँ। जो हम देते हैं 2 to 3 डिवाइडेड डोजेस में देते हैं, तो डेली डोज बनेगी इसकी 1500 बनेगी। 500 की अगर हम बीडी या टीटीएस दे रहे हैं, 2500 तो हम उसमें देते हैं ना, इसमें जरूरत पड़े। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है ये 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हो सर। 10 to 15 सर 10 to 15 mg पर केजी है पर डे। लेकिन जो टोटल डोज बन रही है वो 1000 से इन्होंने दी हुई है 2500 तक दी हुई है। तो वो ये कहा हुआ है कि 2500 मिलीग्राम जो है वो हम उनमें देते हैं जिनमें ज्यादा जरूरत पड़े, जिनके सीवियर सिम्टम्स होते हैं। यू स्टार्ट विद बीडी या ओडी डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट उसको आप रीएडजस्ट करते हो गोइंग अप टू द मैक्सिमम ऑफ जो आपने भी डोज बताई। अगर उससे नहीं हो रही तो आप मैक्सिमम उस पे चले जाओगे। अगर बीडीज पे ही कंट्रोल हो जाते हैं इसके सिम्टम्स, क्योंकि दिस एडजस्टमेंट डोज इज अकॉर्डिंग टू द पेशेंट सिम्टम्स, अगर वो एडजस्ट हो जाते हैं और आपके बाइल एसिड्स की वैल्यू गिरने शुरू हो जाती है तो फिर आप उसको आहिस्ता आहिस्ता इसको भी टेपर ऑफ या कम कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपने कंटिन्यूसली टिल द डिलीवरी टाइम उसको वो करते रहो। सर एक राइफेम्पिसिन भी लिखी हुई है सर। राइफेम्पिसिन का क्या आउटसाइड प्रेगनेंसी है ना सर? yes they can be given, लेकिन they are only given अगर आपके इन दवाइयों से मेडिसिन से मेरा ख्याल है क्लोरफेनिकोल भी शायद इसमें वो तब देते हैं जब अगर जो आपकी रूटीन वाली मेडिसिन है उसके साथ आपके पेशेंट के सिम्टम्स बेहतर नहीं हो रहे, फिर आप then you can add other medication। लेकिन ये वाली मेडिकेशन ऐड करने से पहले you need to have a concern definitely from a hepatologist, ताकि वो आपको गाइड करके बता सके कि आगे क्या करना है, आगे नहीं क्या करना। थैंक यू सर। चलो कुछ और इसमें पूछना हो? सर एक क्वेश्चन ये था कि हमने 10th पोस्टमार्टम कैसे चाहिए? सॉरी मुझे बेटा दोनों की समझ नहीं है आपके। Sir, blood arrangement 2 units blood arrangement is enough, और सर हम अगर if PTA PTT भी arrange है तो 4 FFPs हम arrange करा लें और 2 pack cells हम arrange करवा लें। बेटा देखो वो it all depends upon कि आपकी ब्लड बैंक की एफिशिएंसी और आपका क्या ख्याल है कि कितने पीपीएच में जाने के चांसेस, उसके हिसाब से जो अच्छे सेंटर्स हैं उनके पास तो ब्लड पहले ही अरेंज पड़ा होता है, तो वो तो उसमें ना भी कराओ तो जब मांगो आपको फौरन ला के दे देते हैं। इंग्लैंड के अंदर जब बैठे होते हैं वो तो कराते ही नहीं, इसलिए क्योंकि उनके ब्लड बैंक में फोन करते हैं कि जी मुझे ओ नेगेटिव के 10 बैग्स भिजवा दो, अनक्रॉस मैच वो भिजवा देते हैं। तो इट विल डिपेंड अपॉन आपकी कंडीशन के ऊपर कि उसके हिसाब से आपने एज अ पेशेंट की सेफ्टी के लिए क्या करना चाहते हो, कितने क्रॉस मैच कराओगे, कितने ब्लीड कराओगे और कितने आप अपना बायस स्टैंडर्ड्स खड़े करके रखोगे, उन सब के ऊपर ये डिपेंड करता है। फिर देन यू विल डिसाइड कि हम क्या करें। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम जैसे 10th डे पे हमने पोस्टमार्टम इनके रिपीट एलएफटीज करवाने, तो सर हम पेशेंट को वैसे रूटीन में ही डिस्चार्ज कर देंगे और उससे कहेंगे कि 10th डे पे आके आप रिपीट की लैब लेके और हमारे पास ले आए और हम उसको रिव्यू करेंगे? आप क्यों इससे कंफ्यूज हो रहे हैं? इट्स वेरी एज सिंपल। अगर पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल है, उसमें कोई सिम्टम्स नहीं है, तो फिर क्या करोगे? और एक मरीज है कि जिसको बहुत ज्यादा सारी रात इचिंग होती रही, पोस्टमार्टम भी वो अनकंफर्टेबल रहा या ये सारा कुछ रहा, अनईजी रहा, आप कैसे जाके एक पेशेंट को किस तरह डिस्चार्ज कर सकते हो? लेट्स सपोज आपने नॉर्मल डिलीवरी और पेशेंट कंप्लेन की कंप्लेंट करी जा रहा है, आप क्या कहोगे? नहीं आप घर चले जाओ, 2 दिन के बाद आप मेरे पास आओ। ये एक पेशेंट आप जाते हो, बेड पे नहीं बैठा हुआ, शी इज वॉकिंग अराउंड, शी इज कंफर्टेबल, बेबी को फीड भी करा रहा है, आपने कॉन्वर्सेशन में डिस्कस कर दिए, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ कीपिंग देम इन द हॉस्पिटल। ठीक है सर। इट विल डिपेंड अपॉन द पेशेंट कंडीशन। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि ये आपने कुछ चीजों में होता है, इसमें पेशेंट की इसीलिए हम बार बार कहते हैं वी नीड टू ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। अगर पेशेंट ठीक ठाक है, खा पी रहा है, सब कुछ ठीक है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ कीपिंग देम इन द हॉस्पिटल। इस पेशेंट को एडमिशन करना बनता था? थैंक यू सर। सर इस पेशेंट को एडमिशन एट 30 वीक्स? जी सर।
मेरा नहीं ख्याल, आई डोंट थिंक सो। डॉक्टर ये जो बाइल एसिड्स हैं ये बेबी को भी तो ट्रांसफर हुए हैं, तो उसको भी तो हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न का डेंजर होगा ना? बिल्कुल होगा ना, इसीलिए डिपेंड करता है जब आपने इंटरवीन किया तो बाइल एसिड्स कितने हैं। ओके ओके समझ गई, थैंक यू। ओके चलो बेटा, मेरे ख्याल है अब डॉक्टर शहनाज की क्लास आज है कि नहीं है? सर है क्लास। है सर। थैंक यू सर, ऑलवेज बी इमरान है हैप्पी। क्लास? आमीन। जी सर है क्लास, जनरल क्यूरीज पे है। यू श्योर? क्योंकि मुझे शायद इसका रूबा का शायद मैसेज आया था कि वो बिजी है, चेक कर लो। मैं चेक कर लेता हूँ सर। चलो करके फिर ने बता देना। ओके थैंक यू एवरीवन एंड गुड अल्लाह लक। हाफिज सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।